अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है यारन आल बहारा बाकलम बुशरा जाहिद कुरैशी एपिसोड 10। कैसे मानूं तू जुदा है मुझसे, सोच कर दिल निढाल होता है। तू नहीं सामने मगर फिर भी दिल में तेरा ख्याल होता है। तेरी एक अदा के नाम किया, सब अहद वफा के नाम किया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होकर गुज़रे मेरे वो बीते ज़माने और एक तुम। तेरी एक अदा के नाम किया, सब अहद वफा के नाम किया। यारों के सुख भी और गम भी, तेरे यादों के ये मौसम भी, आँखों में उतरा ये नम भी, ये रस्ते भी और हमदम भी। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना। तेरी एक अदा के नाम किया, सब अहद वफा के नाम किया। जीने की बात से याद आया, किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे, किसको जाकर कहते होगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, वो भी हम हार के आए हैं। एक तेरे होठों के सदके, सब खुशियाँ वार के आए हैं। रंग आँखों का तेरी यादों सा, वो लहज़ा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना। तेरी एक अदा के नाम किया, सब अहद वफा के नाम किया। वो लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से निकल गया और पीछे वो सारे अफसोस से खड़े थे। अब तुम लोग यहाँ से निकल रहे हो या मैं ही यहाँ से चला जाऊँ? अहद को इस वक्त इतना शदीद गुस्सा सवार था। उसने उन सब की तरफ देखते हुए दुरुस्तगी से कहा, अहद, क्या कह रहे हो तुम? मोमल ने आंसुओं के दरमियान कहने की कोशिश की। जस्ट लीव, उसने इतनी ज़ोर से कहा था कि पूरे कमरे की दीवारें दहल गईं। अहद, बिहेव योरसेल्फ, मनान साहब करखत लहजे में बोल पड़े। अभी से कुछ ना कहें, ये इस वक्त अपने हवासों में नहीं है। आओ मोमी बिनिश, बाहर चलो तुम सब भी। ज़ैनब बेगम ने पहले मनान साहब फिर उन सब से कहा, जिस पर वो सारे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। रात के अंधेरे में वो गाड़ी को फुल स्पीड से रोड पर भगा रहा था। इस वक्त कोई अजलान को गाड़ी ड्राइव करते देख लेता तो उसके नशे में होने का गुमान करता, लेकिन कौन जाने कि वो इस वक्त दिल में कितना कर्ब समाए बैठा था। वो अपने आंसुओं को कब से ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि शिद्दत ज़ब्त से उसके माथे और बाजुओं की रगें साफ उभरी हुई दिखाई देने लगी थीं। अजलान ने एक बार फिर अहद के अल्फाज अपने कानों में पड़ते महसूस किए और बिलाखिर कब से बंधा आंसुओं के बांध अब टूट ही गया था। उसने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी और इस बार बहते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश भी नहीं की गई थी। अहद, तूने हमारे सालों की दोस्ती का ये सिला दिया है, तुझे मेरी मोहब्बत भीख लगने लगी है अब। बाहर बादल ज़ोर शोर से बरस रहे थे, जबकि गाड़ी के अंदर बैठे अजलान का हाल भी उन उदास बादलों से मुख्तलिफ ना था। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, मर के भी नहीं। अजलान ने ये आखिरी अल्फाज अपने मुंह से अदा किए, फिर उसकी आंखें कुछ आंसुओं और कुछ बारिश की वजह से धुंधला गईं और उसे सामने का मंजर दिखाई ना दिया। इसी असना में एक तेज़ रफ्तार ट्रक बाएं जानिब से आया और उसकी गाड़ी को ठोकर मारते हुए निकल गया। चूँकि दोनों गाड़ियाँ ही तेज़ रफ्तार थीं, इस वजह से अजलान की गाड़ी लड़खती हुई काफ़ी दूर जा गिरी थी। उस ज़ोरदार तसदाम के बाद काफ़ी लोगों का रश लग गया था। कोई एम्बुलेंस बुलाने का कह रहा था, कोई गाड़ी में फंसे हुए शख्स को निकालने का कह रहा था। बस थोड़े ही वक्त में वहाँ अच्छा खासा रश लग गया था। वो सारे अभी अहद के कमरे से निकल रहे थे कि ज़ैना के मोबाइल पर अजलान के नंबर से कॉल आई। हेलो अजलान, कहाँ हो तुम?
زینہ سامنے والے کی سنے بغیر ہی بول پڑی تھی۔ محترمہ، اب زینہ بات کر رہی ہیں؟ اسپیکر سے ایک انجانی آواز ابھری۔ جی، آپ کون؟ یہ نمبر تو اذلان کا ہے نا؟ زینہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ سامنے سے جو کہا گیا وہ سن کر زینہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ زینی کیا ہوا؟ کس کا فون ہے؟ بینش نے تشویش سے پوچھا۔ اتنے میں تقی کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں تقی زینہ کے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ کیا ایکسیڈنٹ؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ اوکے، ہم فوراً پہنچ رہے ہیں۔ تقی نے فون بند کر کے ان سب کو دیکھا۔ اذلان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے تقی اور اس کے پیچھے معیز بھاگا، جبکہ عہد تو بس سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ اس وقت اسے اپنے ہاتھ سے بہت کچھ چھوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے عہد، تم ہو اذلان کے اس حالات کے ذمہ دار، صرف تم۔ زینہ ہذیانی کیفیت میں حلق کے بل چلائی تھی اور عہد بس بت بنا کھڑا تھا۔ زینی، چلو ابھی، اذلان کو تمہاری ضرورت ہے، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں۔ وفا کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئی اور بینش بھی ان دونوں کے پیچھے نکل گئی۔ انسان کو اتنا بھی خود غرض اور پتھر دل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی انا کے آگے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں۔ مومل نے اسے تعصب سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے عہد زمین پر پرشکست خوردہ سا بیٹھا رہ گیا۔ جب وہ چاروں وہاں پہنچے تو تقی اور معیز انہیں آپریشن تھیٹر کے باہر نظر آئے۔ معیز، کیسا ہے میرا اذلان؟ پلیز بتاؤ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تقی بتاؤ نا۔ زینہ نے دیوانیوں کی طرح آنسو پوچھتے ہوئے استفسار کیا۔ زینہ، ابھی آپریشن چل رہا ہے، دعا کرو سب بہتر ہو۔ تقی کے کہنے پر زینی کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ معیز نے بینش کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے عہد کے بارے میں پوچھا تو بینش نے نفی میں سر ہلایا اور معیز بس سر جھٹکتا رہ گیا۔ کتنے ہی پل وہ وہیں زمین پر بیٹھا رہا۔ پورا بچپن کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا۔ جب پہلی بار تیسری جماعت میں اذلان نے عہد کو اپنا لنچ شیئر کروایا تھا، جب چھٹی جماعت میں عہد نے اذلان کو بڑے لڑکوں سے بچایا تھا جس میں ان دونوں کو بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، جب وہ دونوں اذلان کی ڈبل پیڈل والی سائیکل پر بیٹھے پورے گلی کے چکر لگاتے تھے، جب رات کے 3 بجے اذلان نے اسے زبردستی نیند سے جگا کر ورلڈ کپ فائنل دکھایا تھا، اور جب پاکستان انڈیا سے ہارا تو اذلان نے عہد سے کٹ بھی کھائی تھی، جب ہمیشہ کرکٹ کھیلتے ہوئے عہد اسلم انکل کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیتا تھا اور اذلان سارا الزام اپنے سر لے لیتا تھا۔ پورا کالج، یونیورسٹی اور اذلان کے نکاح تک کا سفر، اور پھر اس کے آخری بار کہے گئے الفاظ، آئندہ میں مر جاؤں گا لیکن تیری شکل کبھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا ہے اور دروازے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ کسی کی آواز کے تحت اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ اذلان کے کہے گئے الفاظ بار بار کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں چبھ رہے تھے۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو وہ مر جائے گا۔ وہ دیوانوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑا رہا تھا اور پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر معیز کا نام جگمگایا۔ اس نے بے خیال میں یس کا بٹن دبایا اور موبائل کو کان سے لگا لیا۔ سالے، تو ابھی بھی نہیں آئے گا؟ سوال تھا یا طنز، وہ سمجھ ہی نہ سکا۔ نہیں، میں نہیں آ رہا۔ انداز کو زبردستی سرد بنایا گیا تھا۔ عہد، میری جان، دیکھیے وقت ناراضگی کا نہیں ہے، ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم سارے مل کر لڑتے ہیں نا۔ آجا یار، دیکھ اسے ہم سب کی ضرورت ہے نا، پلیز آجا۔ معیز نے بڑی ضبط سے
अपनी आंखों में उमड़ते आंसू पीछे धकेले थे। मोइस, मैंने कहा ना नहीं आऊँगा। याद नहीं उसने क्या कहा था जाते वक्त? नहीं देखेगा वो कभी मेरी शक्ल। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। मैं ही हूँ असली मुजरिम। नहीं आऊँगा मैं। अहद ने जुनूनी अंदाज में कहते हुए मोबाइल दीवार पर दे मारा और मोइस हेलो हेलो ही करता रह गया। इस वक्त वो मुतर्रिद मशीनों में जकड़ा हुआ अस्पताल के बेड पर था और वो दोनों बाहर खड़े उसकी हालत देख रहे थे। अगर वहाँ कोई ना था तो वो अहद था, जो खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहा था। वो जाए नमाज पर सर टिकाए सजदे की हालत में बैठा था और मुस्तकिल अपने रब से अपना यार, उसकी ज़िंदगी, उसका सब कुछ अज़लान के लिए दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, ऐ मेरे रब, आज मैं तुझसे अपने अज़लान की ज़िंदगी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नाराज़ है, पागल है ना। मैं ज़रा भी कुछ कह दूँ तो औरतों की तरह लड़ता है मुझसे। उसने आंसुओं के दरमियान हंसते हुए कहा, वो मुझे मेरी महबूबा से भी ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन आज तो वो मुझसे लड़ा ही नहीं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे जिगर को ठीक कर दे, फिर हम लड़ लेंगे। आंसुओं में रवानी आ गई थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सजदे से सर उठाकर देखा तो मनान साहब सीने पर दोनों हाथ लपेटे अपने बेटे की हालत देख रहे थे। आ जाएं बाबा। उसके कहने पर वो कदम कदम चलते उसके पास आए और वहीं ज़मीन पर उसके साथ बैठ गए। बेटा, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, उन्होंने थोड़े वक्फे के बाद कहा। जी बाबा, पूछें। हमने कभी आप पर अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश की है? मनान साहब ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा। ये कैसा सवाल हुआ? अहद को उनकी बात समझ नहीं आई थी। कभी हमने आपको कहा कि हमारे हिसाब से ज़िंदगी गुजारें? नहीं बाबा, कभी नहीं किया आपने। उसने बाबा के हाथ थामते हुए कहा। तो आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको अज़लान बेटे या आपके किसी भी दोस्त के साथ बिज़नेस करने से रोकेंगे? उन्होंने उसके हाथ पर दबाव डालते हुए कहा। नहीं बाबा, आपने कभी भी हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की, लेकिन मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहता था। आपका नाम रोशन करना चाहता था मैं। अहद ने पुरज़्ज़म लहजे में कहा। तो बेटे, हम यही तो समझाना चाह रहे हैं आपको कि आप अपने दोस्तों के साथ रहकर भी अपना नाम बना सकते हैं, हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी इजाज़त की ज़रूरत है तो जाएं, और ये मेरा हुक्म समझ लें या इल्तिजा, आप अब अज़लान बेटे के साथ ही काम करेंगे। और अब मैं इस बारे में एक लफ्ज़ न सुनूं। मनान साहब ने लहजे को थोड़ा सख्त बनाकर कहा और अहद उनके सीने से लगे फूट फूट कर रो दिया। बाबा, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं कभी उसके लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो इस वक्त मौत से लड़ रहा है और मैं हूँ ही बुरा। वो रो रो कर अपने बाप को बता रहा था। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, आप इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते बेटे। आप जाएं, अस्पताल में आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में काफ़ी देर हो जाए। उनके ये अल्फाज थे और अहद एक झटके से उठा। और एक बात याद रखें मेरी, किसी भी हालत में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़िएगा। उठे शाबाश, फ़ौरन निकले अस्पताल के लिए। वो उसकी पीठ थपथपाकर खड़े हुए और अहद गाड़ी की चाबी उठाए अस्पताल के लिए भागा था। पिछले आधे घंटे से अज़लान का ऑपरेशन जारी था। इस वक्त अस्पताल में सिर्फ मोइज़ और तकी थे। लड़कियों और अज़लान के वालिदैन को बड़ी मुश्किल से सुबह तक के लिए घर भेजा था और वो दोनों कब से डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब बाहर आए। डॉक्टर, हमारा दोस्त ठीक है ना, प्लीज़ बताएं। तकी ने आगे बढ़कर बहुत ज़ब्त से पूछा। देखें, ऑपरेशन के दौरान
پیشنٹ کی حالت کافی بگڑ گئی تھی اور ہمیں اب فوری طور پر او نیگیٹو بلڈ کی ضرورت ہے جو کہ اسپتال میں اس وقت دستیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو کہیں سے انتظام کرنا ہوگا بیکاز اٹس ارجنٹ۔ ڈاکٹر تو پیشے ورانہ انداز میں کہہ کر چلے گئے اور پیچھے ان دونوں کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں احد کھڑا تھا۔ ایک ضبط کا بندھن تھا جو ان دونوں نے کب سے باندھ رکھا تھا، لیکن احد کو وہاں دیکھ کر وہ جانے کب ٹوٹا وہ خود بھی نہیں جان سکے۔ وہ دونوں بچوں کی طرح اسے لپٹ کے بلک بلک کر رو پڑے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کمال ضبط تھا احد کا بھی جو وہ تھامے ہوئے تھا، اور اس وقت وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر فوراً طور پر اسے خون نہیں ملا تو آگے کہنے کی اب ہمت نہ تکی میں تھی اور نہ ہی احد مزید سن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، احد نے ان دونوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اگر نظروں کا تبادلہ ہوتا تو شاید احد کی آنکھوں کی نمی وہ دیکھ لیتے۔ تو دے گا خون؟ معیز نے اجنبی سے پوچھا۔ ہاں تو جب جانیں ایک ہے، روح ایک ہے، تو یہ بلڈ گروپس تو معمولی سی بات ہے۔ احد کے ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ ابھر کر مرعوم ہوئی اور وہ نرس کے ساتھ اندر کی جانب چل دیا۔ اوکے فرینڈز، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔